नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी एमपी में मोहन राज। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। लंबे समय से चली आ रही जद्दोजहद सोमवार को खत्म हो गई। विधायक दल की बैठक के बाद ये तय हुआ कि सूबे की कमान मोहन यादव के हाथों में होगी, जबकि मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम होंगे और कुल मिलाकर बीजेपी ने फिर चौंका दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं? क्या यादव चेहरे को सीएम बनाकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों को कोई संदेश दिया है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले ये माफ़ कीजिए, इस चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। और जैसा कि हमने देखा कि अचानक से आदत है जो केंद्रीय नेतृत्व की चौंकाने की, इस बार भी चौंका दिया है उन्होंने। लेकिन लंबे समय बाद ये हुआ है कि मालवा के हिस्से में मुख्यमंत्री आया है और विंध्य के हिस्से में उप मुख्यमंत्री। लॉटरी ग्वालियर चंबल की भी लगी है, हालांकि कहा जा रहा था कि वहाँ से मुख्यमंत्री भी हो सकता है, लेकिन महाकौशल खाली हाथ फिलहाल। कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, जगदीश देवड़ा और मोहन यादव जी, ये दोनों जो है आपके मालवा से हैं और प्रकाश स्थिति के बाद में शायद ये दूसरा मौका है जब मालवा क्षेत्र से कोई जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला है। और जो आप कह रहे थे कि चौंकाने वाला नाम, तो शुरू से ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का नाम तय होगा वो चौंकाएगा। हालांकि हम लोग चौंके तब जब प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय को हाशिए पे रखा गया। और जैसा ये कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में ये नाम तय हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि विधायकों ने इस नाम को सुझाया होगा। जाहिर ये नाम ऊपर से आया होगा और जिसे जो है यहाँ के विधायकों को बता दिया गया होगा कि मोदी जी के मन में मोहन, जैसा भी आपकी एक हेडिंग भी मैं देख रहा था इस प्रोग्राम की। और जो जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपके बिहार के चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। आप ये देखिए कि जो ओबीसी फैक्टर है राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुर्मवंशी हैं, जो पटेल हैं, तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो पूरी हो रही है। लेकिन अन्य दूसरे जो ओबीसी तबका, जिसमें यादव भी एक बड़ा वोट बैंक है, और इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने में अभी बीजेपी मध्य प्रदेश में तो असमर्थ रही है। ये शायद ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर के बाद में बिल्कुल यादव समाज के जो है अभी इनको जो है मौका मिला है। और देखिए इसका कितना राजनीतिक लाभ होता है। ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाला नाम था। और जैसे ये कहा जा रहा था कि कोई लो प्रोफाइल व्यक्ति जो है, हालांकि ये बहुत लो प्रोफाइल नहीं है, 2013 में भी विधायक रहे हैं और उसके पहले लगातार तीसरी बार विधायक है। पिछली बार मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री। जी। और काबिल व्यक्ति हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पे इनका कामकाज कैसा रहेगा ये देखना बाकी है। ब्रजेश जी काबिल हैं, कामकाज देखना होगा। लेकिन एक और बात है, हम देखते हैं कि बाकी जगह जो उत्तर प्रदेश की, जो शुक्ला जी ने भी जिक्र किया, या बिहार का, कि जो यादव हैं वो ओबीसी के साथ साथ वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ जाते हैं सपा के संग, या बिहार में लालू यादव की पार्टी के साथ जाते हैं आरजेडी के साथ, और अदर बैकवर्ड जो है वो बीजेपी के साथ वहाँ जाता है। और लेकिन जो यादव है वो बड़ा एक हिस्सा उनका वहाँ की राजनीति में, जिसके कारण बीजेपी को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाती है जैसी मिलना चाहिए। और जिस प्रकार की ओबीसी राजनीति उत्तर प्रदेश बिहार में हो रही खास तौर से, तो ऐसे में यादवों को एक मैसेज मध्य प्रदेश के बहाने कि देखिए हमने मध्य प्रदेश में 4 ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, जिनमें से 2 यादव हैं, जबकि यादव की आबादी मध्य प्रदेश में उतनी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो एक मैसेज उत्तर प्रदेश बिहार के यादवों को भी कि अगर आप बीजेपी के साथ आते हैं तो फिर बीजेपी आपको और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। निश्चित तौर पर इसके पीछे यह रणनीति रही होगी, यही सोच रही होगी बीजेपी की आला कमान की। हमने देखा किस तरह से उन्होंने रामनाथ कोविंद के जरिए बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाई थी और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव शुरू होने वाले थे तो किस तरह उनकी यात्राएं वहाँ कराई थी। हमने देखा है कि द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से किस तरह से, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश के आदिवासी वर्गों को साधने का काम बीजेपी ने किया। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है मनोज जी कि यदि मोहन यादव का निर्णय इस आधार पर लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं किस तरह से एमवाई फैक्टर की वजह से सरकारें बनती रही हैं। हम देखते हैं बिहार में यादव बहुल होने के कारण किस तरह से हमने देखा है यादवों के साथ चाहे अल्पसंख्यक जाएँ चाहे अन्य जातियाँ जाती हैं, वहाँ पर आप देखिए कि 2nd लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी लालू यादव की, सत्ता में भी है आज की तारीख में। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि यादवों की पार्टी कहलाती है ना समाजवादी पार्टी, तो आप देखिए 2nd बड़ी पार्टी है।
तो इस वोट बैंक में यदि मोहन यादव के माध्यम से यदि बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है या उनको एक संदेश देने की कोशिश कर रही है तो कोई नई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी जो ओबीसी की राजनीति हम देख रहे हैं कांग्रेस कर रही है तमाम जगह पे, चाहे वो बिहार से शुरुआत हुई जातिगत जनगणना की, तो वो उसको भी एक तरह से जो उसकी मुद्दे रहते हैं उनकी धार को किस तरह से बोथरा करती है। बीजेपी हम पिछले विधानसभा चुनाव में भी, इन चुनाव में भी देखते रहे हैं कि हर मुद्दे को खत्म करती है। और ओबीसी का जो जातिगत जनगणना की जो बात कांग्रेस कर रही थी, तीनों राज्यों में बड़े जोर शोर से उठाया था, उसका हश्र देखा। लोकसभा चुनाव में ये प्रभावी ना हो उसको ध्यान में रखकर ये निर्णय लिए गए हैं। चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें हम, वहाँ आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारा है, सीएम फेस बनाया है, तो आदिवासी बहुल राज्य है वो, और उसका असर आप देखिए मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान पर भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लगातार कहा जाता था कि ओबीसी की जगह ओबीसी मिलेगा आपको, तो आप देखिए प्रहलाद पटेल का नाम इसी वजह से कयासों में या अटकलों में या संभावनाओं में चर्चा में था। उसकी सिर्फ एक वजह थी ओबीसी चेहरा। तो मोहन यादव को उन्होंने एक तरह से मैदान में उतार कर वो संदेश भी दे दिया। दूसरा ये संदेश भी दे दिया है कि मध्य प्रदेश में संघ की जिस तरह से प्रयोगशाला देखी जाती है, संघ यहाँ पे हर अपने एजेंडे पर आगे बढ़ता है और सने सने काम करता है, संगठन मजबूत है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में संघ की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली बार संघ ने इतनी बैठकें की हैं, चाहे आदिवासी क्षेत्रों में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, उनके कार्यकर्ता, उनकी संघ की बैठकें हैं, वोटर को निकालने का पूरे जतन वो इसलिए करते रहे कि 2018 में झटका लगा था और इसको संघ का फेल्यूर भी माना गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में वो काम करते रहे और इसके बावजूद क्यों सरकार पर भरोसा नहीं किया। बिल्कुल नए चेहरा सामने लाए, संघ की लाइन पर आगे बढ़ेंगे, सरकार के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे और वो तमाम जो चीज़ें हम जिन पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उनको बोथरा करेंगे। और दूसरी बात है, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी दूसरे चेहरे की बात की जाती है तो वो भी यादव वर्ग से आता है, अरुण यादव। आप देखिए कहीं ना कहीं संभावना उनमें भी देखी जा रही थी, जिस तरह से कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हश्र हुआ है कमलनाथ जी के आने के बाद। पहले जब अरुण यादव ने जो मेहनत की थी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, तो देखिए आप किस तरह से बढ़त बनाई थी कांग्रेस ने। तो क्या भविष्य में कांग्रेस की उन संभावनाओं को भी खत्म करने का एक तरह से काम किया है बीजेपी ने? मध्य प्रदेश में कांग्रेस और किस तरह से नीचे जा सकती है उस रणनीति पर काम किया है। अब इसका कितना असर होता है, निर्णय हुआ है, निश्चित तौर पर इसके परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस के मुद्दों को कमजोर करने के लिए रणनीति थी, नया नेतृत्व देने की रणनीति थी, और बीजेपी का ये निर्णय कितना सही साबित होता है इसमें हम देखते हैं कि सही साबित इस वजह से भी ज़्यादा हो जाता है कि संगठन पीछे खड़ा हो जाता है, समझ में बड़ा रहता है, सरकार है केंद्र में, निश्चित तौर पर अनुभव का फ़ायदा मिलेगा, सरकार का सपोर्ट का फ़ायदा मिलेगा और संगठन आपके पीछे खड़ा रहेगा। तो वैसा ही भी हो सकता है जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के सामने हुआ था जब वो आए थे पहली बार, तो कहा जाता था प्रशासनिक अनुभव नहीं है, वो कभी पहले मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये कम से कम कह सकते हैं कि मोहन यादव मंत्री रहे हैं, उनको प्रशासनिक अनुभव है और लो प्रोफाइल नेता है, धीरे से काम करेंगे और हो सकता है कि वो अपनी लाइन बड़ी खींच लें। बिल्कुल, तो शुक्ला जी लाइन तो बड़ी खींच ले, लेकिन हम जो एक देख रहे थे अभी पूरा कि जो आदिवासी वोट बैंक बीजेपी से छिटका था वो वापस लौटा है, दलित भी लौटा, हालांकि उतनी मात्रा में नहीं लौटे आदिवासी जिसकी बीजेपी को उम्मीद थी, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे थे शिवराज सिंह। लेकिन अभी जो ये कहा जा रहा था कि शायद एक उप मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से होगा, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भिंड में जिस प्रकार से राजेंद्र शुक्ला का कद बढ़ा है या जगदीश देवड़ा का, और हमने देखा एक दलित है, एक ओबीसी हो गए, एक ठाकुर हो गए, एक ब्राह्मण चेहरा, तो कुछ एक कॉम्बिनेशन। अब क्या जरूरत है बीजेपी को अपने इस बुके को, इस गुलदस्ते को अच्छा खूबसूरत बनाने और खूबसूरत बनाने के लिए? गुलदस्ता जितना बड़ा हो और उसमें जितनी खूबसूरती से जो है फूल सजाए जाए उतना अच्छा लगता है। जैसा भी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि दो जो डिप्टी सीएम बने हैं उसमें एक ब्राह्मण है, विंध्य प्रदेश में ब्राह्मण जो है काफी संख्या में है और कई सीटों पे जो है ब्राह्मण जो निर्णायक वोट बैंक है। इसी तरह से दलित भी हैं। आप ये देखिए जो ये दलित और ब्राह्मण का जो गठजोड़ है ये बीजेपी को काफी मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश की महाविजय जो हुई थी पहली बार, उसमें भी ये दलित और ब्राह्मण गठजोड़ था। ब्राह्मण जो है राम मंदिर के नाम पर या अन्य दूसरे कारणों से जो है वो बीजेपी के साथ में बना हुआ था, और बसपा का एक वोट बैंक जो है वो खिसक कर जो है बीजेपी के पाले में आ गया था। एक गैर जाटव भी आ गया था और कुछ मात्रा में जाटव भी आ गया। और बीजेपी को तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था पहले। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी आप देखिए कि ये जो ओबीसी, दलित और आपके साथ में जो आदिवासी वोट बैंक है और सवर्ण,
अगर ये चारों जो हैं ये बीजेपी के पाले में आ जाते हैं, तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा जो है, या कोई एक बात जो है मोदी जी ने कभी कही थी, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक था, उसमें पहले कभी तो ब्राह्मण हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, दलित होते थे और ओबीसी होते थे। और जो अभी जैसा आप बनियों का जिक्र कर रहे थे, तब ये जनसंघ जो थी, तो ये बनियों की पार्टी कहलाया करती थी उस समय। लकीराम अग्रवाल जैसे बड़े नेता हुआ करते थे, प्यारेलाल खंडेलवाल थे, बहुत बहुत सारे नाम ऐसे। बिल्कुल, तो निश्चित सुंदरलाल तौर पर पटवा थे। भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी पूरी कोशिश ये है कि जातीय समीकरण के आधार पे जिन दलों का भी वजूद कहीं छोटा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो इस तरह से वो जो है राज्य सरकारों का जो गठन हो रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो है विष्णुदेव साय को जो दिया गया, तो ये सरगुजा का वो इलाका था जहाँ की 14 सीटें सिंधियों के नाम पर पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस ने जीती। बिल्कुल। और इस बार क्या था, सिंधियों को तो नहीं बनाया गया था, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन बीजेपी ने क्या है कि उसी क्षेत्र से जो ये विष्णु साय आपकी जो जीत के आए हैं, इनको मुख्यमंत्री बना दिया है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी जो अभी आप देख रहे हैं कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है क्षत्रिय समाज से हैं, उनको स्पीकर का पद दे दिया गया है। जगदीश देवड़ा जी जो हैं वो दलित समाज से आते हैं, राजेंद्र शुक्ल ब्राह्मण समाज से हैं, और यादव जी हैं। तो ये जो जातीय केमिस्ट्री है, जो बीजेपी की जो कास्ट केमिस्ट्री है, मुझे लगता है ये बहुत मजबूत है, राजनीतिक रूप से ये बहुत मजबूत है। और फिर जब इसको मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलता है, तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाती है। और विरोधी दलों के पास में कोई एजेंडा ऐसा नहीं बचता है जिसको लेकर वो जो है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके। ब्रजेश जी, जैसा आपने भी कहा था, अरुण यादव का जिक्र किया था, तो संकट तो कांग्रेस के सामने भी है कि वो जो जिस दलित एजेंडे की बात करती थी, या वो जिस आदिवासी एजेंडे की बात करती थी, या वो अभी नया जो ओबीसी राग गाने लगी थी, जातिगत जनगणना की बात करने लगी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करने लगी थी, तो लोकसभा के पहले उसको मध्य प्रदेश में भी रणनीति चेंज करना होगी कि मुद्दा किसको बनाएगी आखिर। निश्चित तौर पे बीजेपी ने जिस तरह से एक के बाद एक कदम उठाए हैं, कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे नई रणनीति के साथ कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उतरना पड़ेगा। जहाँ वो संभावनाएं देख रही थी कि उसकी गारंटियों पर लोग भरोसा करेंगे तीनों राज्यों में, उसकी जातिगत जनगणना का जो लगातार हमने देखा, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, राहुल गांधी इसी एक मुद्दे पर आगे बढ़ते रहे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो हमने देखा कर्मचारियों से उतना समर्थन नहीं मिला जितनी कि कांग्रेस उम्मीद पाले हुई थी। चाहे बेरोजगारी की बात कर लें, उनके तमाम मुद्दों पे, तमाम गारंटियों पे भरोसा नहीं किया। और ऐसे में जो वो एक नई लाइन लेकर चल रही थी कि ओबीसी और जातिगत जनगणना की, तो आप देखिए कि उसको किस तरह से कमज़ोर करने का इस निर्णय ने काम किया है। आदिवासी वर्ग से उन्होंने छत्तीसगढ़ में बना दिया। मध्य प्रदेश में दलितों को, ब्राह्मणों को, जो जिस तरह से एक बात की जा रही थी कि बिंद में पिछली बार भेदभाव हुआ था या कम नेतृत्व मिला था, तो इस बार देखिए भरपाई करने की कोशिश की है। तो कांग्रेस को अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, नए मुद्दे तलाशना पड़ेंगे जो प्रभाव डाल सके। 2024 में ऐसी संभावना दिख नहीं रही। जिस तरह से कांग्रेस को झटका लगा है, पहले तो उसे मुझे लगता है कि प्रदेश में बड़े बदलाव करना पड़ेंगे, तब जाकर कहीं एक मैसेज देने की लेकिन जो दिल्ली में बैठक करते हैं उसमें तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। वो तो कहते हैं कि अब अलग अलग नेताओं को अलग अलग बुला रहे हैं, पर्यवेक्षक बना देंगे लोकसभा के लिए। तो आप बताइए कि ऐसी हालातों में, इन परिस्थितियों में क्या वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर पाएगी? वही नेतृत्व थका मांदा जो लगातार 2 बार सामने था, जिसकी वजह से इतनी करारी हार मिली, जिसकी संभावना नहीं थी। जब कार्यकर्ता ये मान के बैठ रहा था, वो पूरी ताकत लगा रहा था, उसको लग रहा था कि कांटे का मुकाबला आप सत्ता में लौट सकते हैं। 2018 से बुरी स्थिति रही है। तो इन स्थितियों पे क्या कांग्रेस समीक्षा करेगी? क्या ईमानदारी से वो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी? निश्चित तौर पर यदि आप देखें तो यदि जो कहा जा रहा था, जो बदलाव की एक वजह बनी शिवराज सिंह चौहान की, कि लगातार लंबा समय हो गया है, एक ऊब आ गई है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, चेहरा बदलना होगा। तो क्या ये परिस्थिति ऐसी कांग्रेस में नहीं है? लगातार आप कमलनाथ को देख रहे हैं, आप पिछले 10 साल से, क्या कोई बदलाव की जरूरत नहीं है? आपको नए चेहरे नहीं लाना पड़ेंगे, नया जोश नहीं बनना पड़ेगा। आप कार्यकर्ताओं को कैसा ऐसा नेतृत्व देना पड़ेगा आपको कि उनको जोश लगे कि ये टक्कर देने वाला है, हम मुकाबला करेंगे तो हम 2024 में टक्कर दे सकते हैं, कुछ सीटें ला सकते हैं। यदि यही हालात रहे तो मुझे लगता है वो निराशा में चला गया है इस परिणाम के बाद से। उसे आपको जोश भरने की आपको ज़रूरत है, तो आपको ऊपर से नीचे बदलना पड़ेगा। आपको जिस आधार पर निर्णय लिया है, जिस रणनीति पर हम बात कर रहे हैं, शुक्ला जी भी बता रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि किस तरह से समीकरण साधे हैं जातिगत, तो क्या कांग्रेस को नहीं करना चाहिए कि अब वो भी जातिगत समीकरण साधे? उस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष का चयन करे, उस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष का चयन करे, उस हिसाब से उपनेता प्रतिपक्ष का चयन करे,
तब मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे सकती है कि यहाँ भी देखिए आप नया नेतृत्व दे रहे हैं, उसी आधार पर एक जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। तब मुझे लगता है कि कांग्रेस को, कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को लगेगा कि हाँ मुकाबला करना चाहती है हमारी पार्टी, लेकिन ढर्रा वही रहा। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उतने जोश में आ सके, उसके कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में। फिर परिणाम जो हम देख रहे हैं सामने दिख रहे हैं, हो सकता है जो इकलौती सीट बची है वो भी कहीं गंवा ना दे, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता हमने इस चुनाव में देख ली है, विधानसभा चुनाव में। जब वो इस परिस्थिति में इस 163 सीटें ला सकते हैं तो खुद के नाम पर तो मुझे लगता है कि जो 6-7% वोट शेयर बढ़ा है तो 10-12 चला जाए। देखा कि बीजेपी 40-42 वोट शेयर रहता था और लोकसभा में बीजेपी का वोट शेयर 51 और 54 था। तो इस बार तो 48 अपने दम पर है बीजेपी का, तो लोकसभा में वो कहाँ जा सकता है। लेकिन शुक्ला जी एक और बात है, ऐसी खबरें आ रही हैं अभी तो कि मोहन यादव की ससुराल रीवा में है, तो यानी बिंद के लिए खुशखबरी हो रही है कि चलिए उनके यहाँ से मुख्यमंत्री ना सही लेकिन उनका दामाद तो मुख्यमंत्री बन गया है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, अब क्योंकि जाहिर सी बात है घर में पत्नी को तो आदमी कितना ही बड़ा आदमी हो जाए बाहर, घर में तो उसकी गृह मंत्री की सुनना पड़ती है, तो ये बिंद के लिए खुशखबरी हो सकती है। दूसरी बात है महाकौशल, फिर तो दोहरी खुशखबरी हो गई ना, एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री। इसीलिए तो जो एक गम था कि जो मुख्यमंत्री और जो नहीं बना रहे थे या नहीं प्रतिनिधित्व मिल रहा था, लेकिन अब महाकौशल को साधने के लिए बीजेपी को क्या कुछ अतिरिक्त जतन करना होगा, मंत्रिमंडल के साथ साथ भी और उसके इतर भी, और बुंदेलखंड, क्योंकि दोनों क्षेत्रों से बीजेपी को ठीक ठाक समर्थन मिला है, इस चुनाव में अच्छा समर्थन मिला है। जी, महाकौशल से देखिए एक बड़ा नाम तो राकेश सिंह जी का है, सांसद भी रहे हैं और अब वो विधायक भी बन गए, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जी जी। दूसरा क्या है कि अजय बिश्नोई काफी लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं और वो कई बार तल्ख बयान भी देते रहे हैं, तो अब देखना ये है कि अब आपको लगता है बयान वीरों की कोई संभावना बची है या पार्टी पीछे लौटेगी, क्योंकि अब तो पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। अभी जब मैं आप लोगों को सुन रहा था तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि जो 29 सीटों के बाद में 29 सीटों पूरी जीतने की बात थी, तो हो सकता है कि इस बार शिवराज जी को छिंदवाड़ा से लड़ाया जाए लोकसभा का चुनाव, क्योंकि सबसे पहले विधानसभा चुनाव के ठीक बाद ही शिवराज जी जो है छिंदवाड़ा पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि अब की इस बार हमको पूरी 29 चाहिए, बाकी 28 तो मिल जाती है, मोदी जी के नाम पर एक ये छूट गई थी, तो हो सकता है कि इस बार शिवराज जी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी पटवा जी को लड़ा चुके हैं वहां से। और दिग्विजय सिंह के खिलाफ हमने देखा 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ने गए थे शिवराज जी राघोगढ़। इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ससुराल इनकी भले विंध्य प्रदेश में हो, रमन सिंह जी के भी ससुराल काफी लोग यहाँ पर थे, विंध्य प्रदेश में थे, और विंध्य प्रदेश से 2 मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अर्जुन सिंह रहे हैं, गोविंद नारायण सिंह रहे हैं, जो पहली संघीय सरकार बनी थी देश की, उसके मुख्यमंत्री। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज जिस तरह से लोकप्रिय थे जनता के बीच, इस तरह से उन्होंने महिलाओं के साथ में एक अपना भावनात्मक रिश्ता जोड़ रखा था। जो एक प्रशासनिक कुशलता की बात आ रही है, ये ठीक है कि शिवराज जी जब राष्ट्रीय महासचिव थे और फिर उनको वहां से विदिशा के वो सांसद हुआ करते थे, उनको मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, तब भी तमाम बड़े नेता पार्टी के भीतर थे। बाबूलाल गौर जो थे, जो मुख्यमंत्री थे, बाद में उन्हीं के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बने, तो बहुत सारे बड़े नेता थे जो उनके लिए परेशानी का सबब बना करते थे। यही स्थिति आपकी उमा जी की भी थी। उमा जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो तमाम बड़ी लीडरशिप थी बीजेपी के अंदर थी, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थी, लेकिन उस वक्त जो है 2003 में उमा जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उमा जी जो है कोऑर्डिनेशन बनाने में नाकाम रही। कैलाश जोशी और जो आपकी ये सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी सेंट्रल महामंत्री थे, बिल्कुल ये दिल्ली दौड़ के जाते थे, और उस समय जेटली जी जो थे मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, तो उनसे शिकायत करते थे कि उमा जी उनकी सुनती नहीं। तो यादव जी को जो है बहुतों की सुननी पड़ेगी, बड़े सीनियर लीडर जो है भारतीय जनता पार्टी में, और ये जो सांसद से जो विधायक बने हैं, तो इसीलिए तो संभावना है ना कि जो आप जिक्र कर रहे हैं जिन लोगों का, हो सकता है मंत्रिमंडल में ना हो, बिल्कुल नए चेहरों के साथ वो जाएं, ताकि एक परफॉर्मिंग उनको दिखाने का मौका मिले। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, क्योंकि आदमी पानी में डूबता है, लेकिन वो पानी में उतरे बिना तैर भी नहीं सकता, तो मौका तो आपको देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अराजकता है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है तो वो बीजेपी के खिलाफ नहीं होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है उसके कामकाज को लेकर जो है, जो प्रशासनिक अराजकता मध्य प्रदेश में जो हम लोग देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार तो शिवराज जी इतने सीनियर थे, इतने बार के मुख्यमंत्री थे, तो उनको ये कहना पड़ता था कि उल्टा लटका दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। कमलनाथ कहते थे कि ये मत भूलना कि कल के बाद परसों भी आता है, हम भी आएंगे, हम भी सरकार में आ सकते। तो सबसे बड़ी चुनौती जो मोहन यादव के सामने 2 चीजों की है,
एक तो मध्य प्रदेश में अभी उनके लिए पहचान का संकट है, हर क्षेत्र का व्यक्ति उनको नहीं जानता। ये संकट हालांकि शिवराज जी के टाइम पर भी था, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे तब उनके सामने भी ये संकट तो कमलनाथ के संग अभी तक बना हुआ है। वो तो बना ही रहेगा। वो जिताऊ चेहरा नहीं, वो कांग्रेस का टिकाऊ चेहरा है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है टिकाऊ चेहरा है, कांग्रेस के जिताऊ चेहरा नहीं। तो मैं कई बार आपके डिबेट में कह चुका हूँ। तो अभी जो मोहन यादव के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो बड़ी सीनियर लीडरशिप है, उसके साथ में उनको तालमेल बैठाना होगा। जो प्रशासनिक अराजकता मध्य प्रदेश में है उसको कम करने के लिए वो क्या करते हैं। हालांकि राजेंद्र शुक्ल और जो दो डिप्टी सीएम बनाए गए, शायद वो इसीलिए बनाए गए हैं, अनुभवी लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया है ताकि वो मोहन यादव को थोड़ा सा जो है सपोर्ट कर सके एडमिनिस्ट्रेशन में। उनको जो है इनके अनुभव का लाभ उनको मिलेगा मोहन यादव, तो इसी के चलते जो है 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में तो हम देखते हैं उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं, और जो आप जिक्र कर रहे हैं दोनों तो समकक्ष रहे हैं, एक ही मंत्रिमंडल में साथ काम किया है। एक तरह से कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा रहता है, उन्हीं के अधिकार रहते हैं। अब इनको जो पोर्टफोलियो का आवंटन होगा उससे तय होगा। देखिए केशव प्रसाद मौर्य के पास उत्तर प्रदेश में जो है बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं, तो ये तो तब तय होगा जब ये पोर्टफोलियो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब समझ में। तो ब्रजेश जी, पोर्टफोलियो का तो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सबसे पहले कि वो मंत्री कौन होंगे, फिर पोर्टफोलियो की बात। निश्चित तौर पर आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, उप मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष का चयन हुआ, तो आप देखिए मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें भी आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। एक तरह से नया पूरा मंत्रिमंडल रहेगा, ताकि जो हम कह रहे थे कि पिछली बार के जो एक चेहरों को लेकर लगातार वही चेहरे हैं, जो नाराज़गी है। पिछली बार भी देखिए आप, इससे पहले के चुनाव हुए थे 2018 में कि कितने मंत्री हारे थे, 2023 में भी देखा हमने बड़े बड़े दिग्गज मंत्री हार गए हैं। तो जो मंत्रियों के खिलाफ जो एक माहौल बन गया था कि मतलब सरकार किसी कब भी बने, चाहे शिवराज जी रहे, आधा संकट तो कह सकते हैं कि वोटर ने दूर कर दिया था कि इतने सारे भारी भरकम चेहरे रहते तो कौन कौन दावेदारी करता। बिल्कुल, भारी भरकम चेहरे तो अभी भी हैं, लेकिन अब मंत्रिमंडल आपको भारी भरकम नजर नहीं आएगा। नया मंत्रिमंडल नजर आएगा और नए फैसले होंगे, नई तरह का आपको कार्य पद्धति देखने को मिलेगी। शायद ये एक तरह से संदेश रहेगा। पुरानी विभागों की जगह नई उम्मीदों के बोझ के साथ नए चेहरे हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब समय की बाध्यता है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर मोदी के मन में एमपी था और एमपी के मन में मोदी, और अब एमपी में मोहन राज कायम हो गया है। अब जिन उम्मीदों से उनको लाया गया है, तो जाहिर सी बात है राजनीति के अखाड़े के पुराने खिलाड़ी हैं, कुश्ती के सारे दांवपेच जानते हैं, प्रशासनिक कौशल वो उच्च शिक्षा विभाग में दिखा चुके हैं। अब नए सहयोगियों के साथ नए मध्य प्रदेश को गढ़ने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और अनादि टीवी भी उनको इस काम के लिए शुभकामना देता है और उम्मीद करता है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।